दूसरे दिन सुबह जब कुत्तों को गाड़ी में जोतने की बारी आई तो फ्रांकोइस ने देखा कि स्पिट्ज गायब था। बक के शरीर पर लगे घावों को देखकर वह समझ गया कि मामला क्या है। उसने पिराल्ट को आवाज दी और कहा, देखा तुमने, आखिर ये लोग लड़ ही मरे। मालूम होता है इसने स्पिट्ज को मार डाला है। पिराल्ट बोला, हाँ ऐसा ही लगता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। अच्छा चलो कुत्तों को जोतो। फ्रांकोइस जब गाड़ी में कुत्तों को जोतने लगा तो बक सबसे आगे की उस जगह पर आ खड़ा हुआ जहां रोज स्पिट्ज खड़ा होता था। भागो यहां से, फ्रांकोइस चिल्लाया। उसने बक को धक्का देकर अलग करने की कोशिश की। वह स्पिट्ज की जगह एक दूसरे पुराने कुत्ते को सबसे आगे रखना चाहता था, लेकिन बक वहां से टलने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह कुत्ता आगे आया, बक गुर्रा कर उस पर झपटा और उसने उसे वहां से खदेड़ दिया। फ्रांकोइस को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने डंडा उठा लिया। बक गुर्राते और भौंकते हुए इधर उधर चक्कर काटने लगा और डंडे की मार से बराबर बचता रहा। अब वह इस मामले में भी उस्ताद हो गया था। अब उसे कोई आसानी से पीट नहीं सकता था। काफी देर की दौड़ धूप के बाद भी जब बक नहीं माना तो पिराल्ट ने फ्रांकोइस को आज्ञा दी, डंडा फेंक दो, जाने दो, बक को ही सबसे आगे रख लो। फ्रांकोइस ने बक को गर्दन से पकड़कर सबसे आगे खड़ा कर दिया और प्यार से उसे घुसा मारते हुए कहा, चल आज से तू हमारे कुत्तों का नेता हुआ। और सचमुच बक एक अच्छा नेता साबित हुआ। वह दल के सभी कुत्तों को घेर घार कर काम में लगा देता था और उनसे खूब कसकर काम लेता था। खुद भी मेहनत करता था और दूसरों से भी मेहनत कराता था। उनमें एक कुत्ता बड़ा हरामखोर था। अपनी छाती पर बांधी पट्टी पर वह कभी भी पूरा जोर नहीं लगाता था। बक ने बार बार कान खींचकर उसकी आदत ठीक कर दी। अब काम के समय या खेल कूद के समय कोई भी कुत्ता बक की आज्ञा न मानने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पिराल्ट और फ्रांकोइस भी उसके काम से बहुत खुश थे। पिराल्ट ने बक की मदद से अपनी यात्रा का काफी बड़ा भाग समय से पहले पूरा कर लिया। दूसरे सप्ताह के अंत तक वे लोग कनाडा के उत्तरी समुद्र की ढलान पर जा पहुंचे। उन्हें दूर से जहाजों पर रोशनियां दिखाई देने लगी। पिछले 14 दिनों से वे लोग 40 मील प्रतिदिन की रफ्तार से चले थे। कुत्तों को साधने वालों और चालकों ने उन्हें बड़ी बधाइयां दी और उनके दल के कुत्तों की बड़ी तारीफ की। जो भी जाता था वह बक को देखकर बहुत खुश होता था और प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी देता था। ऐसे समय गर्व से बक की छाती दूनी हो जाती थी। उसका मालिक उससे इतना खुश था कि अब जब भी कभी वह आग के पास लेटने की कोशिश करता तो उसे वहां से भगाया नहीं जाता था। खाने के लिए भी कभी कभी उसे दूसरे कुत्तों से ज्यादा मिल जाता था। आगे की यात्रा बड़ी कठिन थी। पिराल्ट की गाड़ी पर डाक के कई बड़े बड़े थैले लाद दिए गए थे। मौसम भी बहुत खराब था। हर रोज बर्फ गिरती थी। कुत्तों को गाड़ी खींचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कई कुत्ते तो इस यात्रा में बीमार हो गए थे। कड़ी मेहनत के कारण सभी कुत्ते दुबले हो गए थे और उनका वजन घट गया था। उनके चालक भी थक कर चूर हो रहे थे। किसी तरह 3 दिन और बीते। अगले पड़ाव पर जब वे लोग पहुंचे तो वहां पिराल्ट को उम्मीद थी कि वे कुछ दिन रुककर आराम कर सकेंगे, लेकिन कई दिनों तक लगातार बर्फ गिरने के कारण वहां भी बहुत ज़्यादा डाक जमा हो गई थी। इसके अलावा कई जरूरी सरकारी कागजें भी थी जिन्हें आगे पहुंचाना था। यहाँ दल के कुछ थके हुए बीमार और बेकार कुत्ते को अलग कर दिया गया और उनकी जगह नए कुत्तों को भर्ती किया गया। 2-4 दिन बाद ही एक अगले मुकाम पर दल के काफी पुराने कुत्तों को भी निकाल दिया गया। सुबह सुबह पिराल्ट के साथ जो अजनबी आदमी आए उन्होंने पुराने कुत्तों का सौदा कर लिया। वे बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें कुत्ते बहुत सस्ते में मिल गए थे। बक भी इन कुत्तों में था। जब वे लोग पिराल्ट से अलग होने लगे तो पिराल्ट ने आगे बढ़कर बक को थपथपा दिया। बक को ऐसा लगा जैसे उनसे अलग होते हुए पिराल्ट को दुख हो रहा है। बक को भी यह स्थिति अच्छी नहीं लगी। अब वह भी पिराल्ट और फ्रांकोइस को चाहने लगा था और इस कारण उनसे अलग होने को उसका मन नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी। पिराल्ट और फ्रांकोइस नए कुत्तों के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। बक अपने नए मालिकों के डेरे पर पहुंचा। बक को अपने नए मालिक
कुछ अच्छे नहीं लगे। ये लोग सोने की खोज में जा रहे थे और इन्हें अपनी गाड़ी के लिए कुछ कुत्तों की जरूरत थी। दोनों के साथ एक स्त्री भी थी जिसे लोग मर्सिडीज कहकर पुकारते थे। आदमियों में से एक का नाम था चार्ल्स, वह मर्सिडीज का पति था, और दूसरे का नाम था हॉल। हॉल मर्सिडीज का भाई था। बक को इन लोगों का रहन सहन कुछ अजीब सा लगा। पिरॉल के दल में हमेशा एक जल्दबाजी और चुस्ती का वातावरण रहता था, लेकिन यहाँ हर काम में बड़ी ढील ढाल और अव्यवस्था रहती थी। जब वे लोग तंबुओं को उखाड़ने और गाड़ी पर लादने के लिए बढ़े तो बक को उनके काम करने के ढंग देखकर बड़ी हैरानी हुई। तंबुओं को लपेटकर उन्होंने एक बड़ा भद्दा सा गट्ठर बना लिया। टीन के बर्तनों को बिना धोए ही बांध लिया। मर्सिडीज हमेशा आदमियों से चकचक करती रहती थी। गाड़ी में सामान इस तरह लादा जा रहा था कि एक चीज ऊपर रखी जाती तो दूसरी चीजें नीचे लुढ़कती आती थी। बक ने देखा कि पास के तंबुओं से कुछ लोग बाहर निकल आए थे और यह देखकर हंस रहे थे। उनमें से एक आदमी ने सलाह देते हुए कहा, आप लोगों का सामान बहुत ज्यादा हो गया है। ये कुत्ते इतनी भारी गाड़ी नहीं खींच सकेंगे। अगर किसी तरह खींच ले गए तो भी गाड़ी कहीं रास्ते में बर्फ में धंस जाएगी, क्योंकि कई जगह अभी बर्फ बहुत पतली है। दूसरा आदमी बोला, इसके अलावा मौसम बदलने वाला है, अब ठंड इतनी नहीं होगी, बसंत आने वाला है, ऐसे में भारी बर्फ गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वह स्त्री अपने सामान में से एक भी चीज फेंकने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। दोनों आदमी भी बुरी तरह से आपस में बहस कर रहे थे। उन्होंने सलाह देने वालों में से किसी की बात नहीं मानी और किसी तरह खींच तान कर सारा सामान गाड़ी पर बांध दिया। फिर हॉल ने चाबुक फटकारते हुए कुत्तों से कहा, चलो। कुत्तों ने छाती पर की पट्टी पर बड़ा जोर डाला, लेकिन गाड़ी ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। हॉल चाबुक से कुत्तों को पीटने लगा। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में किसी तरह धक्का देकर गाड़ी को आगे खिसकाया गया। थोड़ी दूर पर ढलान थी। गाड़ी लुढ़कती पुढ़कती आगे बढ़ी। हॉल को बर्फ में गाड़ी चलाने का कोई अनुभव नहीं था। वह यहाँ भी कुत्तों पर चाबुक फटकारता रहा। कुत्ते तेजी से दौड़ चले और ढलान पर गाड़ी इतनी जोर से लुढ़की कि आगे चलकर उलट गई। सारा सामान इधर उधर फैल गया। कुत्ते खाली गाड़ी को खींचते हुए भागते चले गए। काफी दूर जाकर लोगों ने किसी तरह उन्हें रोका। फिर गाड़ी लौटाकर उस जगह लाया गया जहां हॉल हाथ में चाबुक थामे खड़ा था और मर्सिडीज अपना सामान बटोर रही थी। जब चार्ल्स फालतू चीजें फेंककर सामान कम करने लगा तो वह रोने और चीखने लगी, लेकिन उसने परवाह नहीं की और थोड़ी देर में सामान आधा कर दिया। फिर से सामान गाड़ी पर लादा गया। इसके अलावा चार्ल्स ने कुछ और कुत्ते अपने दल में बढ़ा लिए। अब कुल 14 कुत्ते उसकी गाड़ी खींच रहे थे। लोगों ने इस बात के लिए भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि इतने सारे कुत्ते एक बर्फ गाड़ी में नहीं जोतने चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी सामान के अलावा 14 कुत्तों का योग खाना नहीं ले जा सकती। लेकिन चार्ल्स और हॉल अब किसी की कोई और बात सुनने को तैयार नहीं थे। गाड़ी आगे बढ़ी। बक और उसके साथियों में इस यात्रा के लिए कोई उत्साह नहीं था। थकान से चूर वे चले जा रहे थे। नए मालिकों की सेवा में बक जरा भी खुश नहीं था। वह कसकर काम करने और भरपेट खाना खाने का आदी था, लेकिन यहाँ तो कुछ ही दिनों में खाना कम पड़ने लगा और कुत्तों को आधे पेट ही खाना मिलने लगा। अभी सारी दूरी का 1/4 हिस्सा ही तय हुआ था। बीच में कहीं खाना मिलने की उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे कुत्ते भूख से मरने लगे। सबसे पहले डब मरा। बक को इस बात का दुख हुआ, क्योंकि डब उसका एक पुराना साथी था। इसके बाद एक कुत्ते के कंधे की हड्डी उतर गई और उसे भी रास्ते में छोड़ दिया गया। आगे की यात्रा दिनों दिन कठिन होती जा रही थी। बक देखता था कि मालिकों में भी आपस में नहीं बन रही थी। वे लोग दिन भर जोर जोर से बहस करते थे और झगड़ते रहते थे। मर्सिडीज किसी तरह बीच बचाव करने की कोशिश करती रहती थी और फिर रोने लगती थी। वह खुद भी बहुत दुखी रहती थी। स्त्री होने के कारण उससे अब यात्रा का कष्ट सहन नहीं होता था। वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की होती जा रही थी। वह हमेशा अपने पति और भाई से शिकायत करती रहती थी कि वे लोग उसके आराम का ख्याल नहीं रखते हैं। उससे अब चलते नहीं बनता और वह गाड़ी पर सवार होकर चलना चाहती थी, लेकिन कमज़ोर
और अधभूखे कुत्तों के लिए सामान को खींचना ही मुश्किल हो रहा था। वह बार बार गाड़ी पर बैठ जाती थी और उसे जबरदस्ती नीचे उतार दिया जाता था। एक जगह तो वह बीच रास्ते में ही बैठ गई। वे लोग अपनी राह चल दिए, तब भी वह नहीं हिली। जब वे लोग 3 मील बढ़ गए तो फिर उन्होंने गाड़ी का सामान उतारा और उसे लाने के लिए वापस आए।